हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज फिर एक बार अमरीश मिश्रा जी से बात हो रही है। अमरीश मिश्रा जी से जब भी बात होती है उसमें मुख्तलिफ एंगल से बिल्कुल ताज़ा खबरें आती हैं, वो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे इसका अंदाज है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं बाकायदा, लेकिन इंतज़ार ना किया करें, साथ-साथ आप जाया करें अमरीश मिश्रा स्पीक्स विवा पैलेस्टाइन जो चैनल उनका है, जो सबसे पहला जो बंद हुआ था, उस पर आप जाएं और हर दिन उनकी वीडियो देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम अमरीश मिश्रा जी से जो बात करेंगे वो ये कि बहुत ही अजीब वाकया होता है। देखिए, अमेरिका में ही हो सकता है शायद ऐसा कि टॉप जो मिनिस्टर्स और सिक्योरिटी वाले खास जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एक चैट पहुंच जाती है एक जर्नलिस्ट के पास यमन पर हमलों का बिल्कुल मिनट टू मिनट डिटेल। ये कितना अजीब बात है, यानी ट्रंप की सरकार में ऐसा हो सकता है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो ये जंग दोबारा शुरू हुई है, क्या अभी तक इजराइल को कोई नई कामयाबी मिली है? इसके अलावा कि हाँ, उन्होंने कुछ लीडर्स को जरूर कत्ल किया है और एक नया पहलू निकल करके आ रहा है। इत्तला ये मिली है कि कुछ लोगों को भेजा गया जंगबंदी के दौरान और अब उन्होंने हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू किए हैं गाजा के अंदर। और उसकी बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बढ़ा चढ़ा करके रिपोर्टिंग इजरायली मीडिया में हो रही है। अब तक ये बात कही जाती थी कि हमास के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने सफेद झंडा नहीं उठाया इजराइल के सामने घुटने टेकने के लिए। लेकिन वो अब सिनेरियो बनाया जा रहा है या बनता जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सीरिया में क्या कुछ हो रहा है? सीरिया में ईरान ने कहा है कि सब तीन वेस्टर्न मुल्कों ने सीरिया से कहा है कि जिस तरह की आपके यहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं लोगों को कत्लेआम की, इसके साथ हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो दिखावा है या हकीकत है, उस पर भी बात करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, सबसे पहले मैं उसे अमेरिका वाले उस एंगल को जरूर समझना चाहूंगा कि आखिर ये क्या कुछ वहां मुमकिन है, ये किस तरह से अब बिल्कुल सोशल मीडिया ग्रुप जैसे हम आप कोई भी बना लेता है, इस तरह से वहां की उनके हिसाब से कहा जाए नेशनल सिक्योरिटी के मामला इतने आम हो जाए कि जर्नलिस्ट के पास पहुंच जाए। क्या हुआ ये? अभी देखिए क्या है कि एक अटलांटिक मैगजीन है, उसके एडिटर वो अपेरेंटली एक ऐसे चैट में ऐड हुए। हम लोग भी ग्रुप्स बनाते हैं, फैमिली ग्रुप्स, फ्रेंड्स के ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, चैट शेयर करने के लिए। तो एक चैट ग्रुप बना था जिसमें मतलब मेरे ख्याल से तुलसी गबार्ड थी और ये जो पीट हेजगेट थे, जो इस समय वो हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और उसमें अटलांटिक मैगजीन के जो एडिटर है, उनका नाम जीस है, मैं भूल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, जी 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 जी। तो वो हाँ, तो वो जो है उसके उस चैट में थे। अब उस चैट में अपेरेंटली करीब ये 15 मार्च के आसपास की बात है, जब यमन पे जो एयर स्ट्राइक शुरू हुई, तो किसी यमन के महत्वपूर्ण लीडर को असैसिनेट करने की बात वहां से लीक हुई है। और वो पीट हेजगेट जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने मैसेज भेजी थी उसमें, और वो और भी मैसेजेस भेज रहे थे कि कहाँ कहाँ स्ट्राइक होगी, कहाँ कहाँ इस तरह से होगा। अब ये देखिए, अमेरिका इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अमेरिका में आपस में जो डीप स्टेट है वो आपस में एक दूसरे की स्नूपिंग करता है, ये बहुत साफ है। 2011 में जो हिलरी क्लिंटन के ईमेल लीक हुए थे वो पूरी दुनिया के सामने हैं, जिससे दुनिया को ये समझ में आया कि पूरा जो लीबिया का ऑपरेशन था वो यूएस ने किया था। जो सीरिया में रिजीम चेंज की जो कोशिश हुई, जो फेल हो गई, जो पहली रिजीम चेंज की कोशिश थी, वो अमेरिका कर रहा है। यहां तक कि उस ईमेल में वो भी बात थी जो अभी सीरिया में जिस तरीके से अलावाइट्स पे हमले हुए, वो बात भी 2011 के क्लिंटन के, मतलब ये इनके हिलरी क्लिंटन के मेल्स में ये बात थी कि अगर असाद गिरेंगे तो शिया सुन्नी दंगे होंगे, और इस तरह की स्थिति तो ऑलरेडी वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ था। यानी वो 2011-2012 से ही प्लानिंग थी। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। ईमेल देखिए, हिलरी क्लिंटन के लीक होना जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी,
जब वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी, बाराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस समय इनके ईमेल का लीक होना, नहीं उस समय वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, शायद वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, जी जी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, हाँ ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या हाँ, सॉरी। तो हाँ, उस समय उनके ईमेल लीक होना और ईमेल लीक हो जाना, मतलब पूरा उसको लेके बहुत बड़ा इशू रिपब्लिकन ने बनाया। अभी जैसे ये जो लीक हुआ है, इसको लेके जो डेमोक्रेट्स हैं बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं। दूसरा, आपको याद होगा क्लिंटन की जो मोनिका लेविंस्की वाला कांड हुआ था 1998-99 में, उसमें भी लीकेज। तो ये जो देखिए इंफॉर्मेशन की लीक दोनों तरफ से, तो ये डीप स्टेट की जो आपस की लड़ाई है, स्पेशली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, उसको एक नजर से देख सकते हैं। दूसरा एक और खतरनाक नजरिया है, और वो नजरिया ये है कि ये जानबूझ के लीक हुआ है। और ये बात ट्रंप के उसका जो अपना सोशल मीडिया ऐप है, ट्रूथ सोशल करके, जिसमें उसने सबसे पहले हमने लोग शायद डिस्कस भी किया था, उसने उसको ट्वीट तो नहीं कहेंगे, एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने कहा था कि हम लोग जो है यमन को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, हूतीस को बर्बाद कर देंगे। इट इज नॉट अ फेयर फाइट, बट इट वाज नेवर अ फेयर फाइट। और उस सेंटेंस को मैंने एनालाइज किया था, मैंने कहा था कि इसमें ट्रम्प का दिल नहीं है, ये जो वो कर रहा है यमन पे, इसमें उसका नहीं है। क्योंकि ये जो वर्ड है, जो फेयर फाइट जो वाला मामला है, ये डीप वेस्ट, मतलब 19th सेंचुरी वेस्टर्न जो कॉयबॉय उनकी जो स्टाइल होती थी और वो फेयर फाइट में बिलीव करते थे, उसको वो कहीं ना कहीं टच करता है। और ट्रम्प माहिर है वो उस तरह की बातों को, मतलब आज जो कि न्यूयॉर्क की और कैलिफोर्निया के लोग उसको नहीं समझ पाते, लेकिन अमेरिका का जो बाइबल बेल्ट, जो ट्रेडिशनल अमेरिकन है, जो अभी भी जुड़े हुए हैं अपनी हिस्ट्री से, वो इस बात को समझ जाते। उसने ये बात कही थी। ये देखिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक आप एक बात देखिए, यमन को क्या नुकसान हुआ है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कुछ सिविलियंस मारे गए हैं, क्या कोई क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक हुई है? नहीं हुई है। कोई बड़ा लीडर मारा गया है? नहीं मारा गया है। 15 मार्च को जो उनका जो वो था, जो लीक हुआ है, वो उसमें जिस बड़े यमनी लीडर का, उसमें नाम नहीं था शायद, अभी ये क्लियर नहीं है कि नाम था कि नहीं, लेकिन क्या यमन के किसी बड़े लीडर को ये लोग मार पाए? जैसे इजराइल ने वाकई मारे हैं हमास के बड़े लीडर, हिजबुल्लाह के बड़े लीडर, पूरी दुनिया के सामने कि बड़े पूरी हिजबुल्लाह के तो जो ईयर्स और आईज हैं वही पूरे काट दिए गए। 72 कमांडर मारे एक बार। मतलब आप सोचिए, वो जो दौर था जिसमें हसन नसरुल्लाह मारे गए, 72 कमांडर उड़ा दिए गए, और उसमें पूरा खत्म हो जाना चाहिए था हिजबुल्लाह को। वो देखिए खड़ा होकर लड़ा और उसने मजबूर किया इजराइल को समझौते के लिए। अब आप ये बताइए, उसके मुकाबले यमन में क्या हो रहा है? यमन में जो हो रहा है वो मजाक हो रहा है। अभी आप देखिए, हैरी ट्रूमैन जो लाल सागर में इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे यमन से बमबारी हो रही है, वहां से प्लेन्स उड़ते हैं, यमन पे बमबारी करते हैं। उस पे यमन ने कई बार बमबारी की है, कई अटैक्स यूएस के थ्वाट हो चुके हैं। दूसरी बात, एक दूसरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है कार्ल विंसन। दूसरा भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले पे खतरा था। जो दूसरा भेजा है उसके वो अभी तक एक स्ट्राइक नहीं कर पाया। जो दूसरा इन्होंने भेजा है कार्ल विंसन, उसका कोई मकसद क्या है, ये कोई पूछे अमेरिका से। वो क्योंकि उस पे भी यमन ने आते ही हमला किया। देखिए, जो चीज जनता से छुपी हुई है वो ये है कि यमन और यूएस में रोज लड़ाई होती है। रोज यूएस अटैक करने की कोशिश करता है, यमन थ्वाट करता है। कुछ अटैक्स यूएस कर भी देता है, लेकिन वो सब सिविलियन एरियाज में लगते हैं, वो कोई उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छू पाते। और जो ट्रंप ने, मैं कभी इस बात को बार बार याद दिलाऊंगा दर्शकों को, कि ट्रंप ने जो कहा था कि यमन से एक भी मिसाइल मारी जाएगी तो हम समझेंगे ईरान ने मारी। अभी यमन ने देखिए कितनी मिसाइल मार दी हैं 15 मार्च के बाद से। कोई मतलब 18 मार्च जब से ग्राउंड ये नेतन्याहू का जो एक ऑफेंसिव शुरू हुआ और सीज फायर को उसने उल्लंघन किया, तब उसके बाद से ट्रंप ने यमन ने कितनी मिसाइल मारी हैं तेल अवीव पे, बताइए? कोई किसी के पास गिनती है? उसमें कितने इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं, वो हिब्रू सोल्जर्स और सिटीजन, सोल्जर्स से ज्यादा सिटीजन। कितने उनके सिटीजन या सेटलर्स उनको हम कहेंगे, कितने सेटलर्स वो वहां पर घायल हुए हैं। और कई तो जो आश्रय वहां बने हैं उसमें घुसने के चक्कर में घायल हो गए, उसमें किसी की उंगली दब गई, एक की तो उंगली कटी। ऐसी छोटी छोटी चीजें हिब्रू वेबसाइट देती हैं।
जहां से ये खबर छन के आती है कि देखिए उनके एक आदमी का हाथ कट गया, उंगली कट गई, एक आदमी गिर गया, एक आदमी बॉम्ब शेल्टर पे पहुंच ही नहीं पाया, बाहर वो दिन भर जो है मतलब वो रात भर पड़ा रहा, उसको कुछ बीमारी हो गई, उसमें उसकी हालत खराब हो गई। अब ये जो सारी देखिए बातें हैं, जो यमन ने लगातार हमला जारी रखा है, अमेरिकन मतलब यमन दो फ्रंट पे लड़ रहा है। यमन एक तरफ यूएस एयरक्राफ्ट से लड़ रहा है, जो 2 एयरक्राफ्ट हैं दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड, और दूसरी तरफ वो इजराइल पे बमबारी कर रहा है लगातार, और वो तेल अवीव पे भी कर रहा है, जेरूसलम पे भी कर रहा है, क्योंकि जेरूसलम एक फ्लैश पॉइंट के रूप में उभर रहा है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये मेरे ख्याल से ज्यादा संभावना ये है कि ये लीक हुआ है, इसको डेलिबरेटली लीक किया गया है। और बहुत, और इस बीच में कल जो खबर आई, जो कल सुबह सुबह याहिया सरी ने जो ऐलान किया, उसमें बताया कि कई घंटे झड़पें हुई हैं बाकायदा अमेरिका के और यमन के बीच में। देखिए अचानक कहीं कुछ बम मार देना वो एक अलग चीज है, झड़पें होना बिल्कुल तकरीबन आमने सामने, इस हालत में अमेरिका पहुंच गया। नॉन स्टेट एक्टर कहता है वो, मतलब हूथी उनकी नजर में, यूनाइटेड नेशन की नजर में आज भी रिकॉग्नाइज्ड सरकार नहीं है हूथी अंसारुल्लाह की, और उनके हिसाब से वो बागी हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उन बागियों से अमेरिका डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ रहा है। अच्छा, इजराइल की हमदर्दी में अमेरिका और कितनी अपनी बेइज्जती कराएगा कि एक छोटे से ग्रुप के हिसाब से, उनके हिसाब से तो वो बागी रिबल ग्रुप कहते हैं आज तक भी, उससे वो नहीं निपट पा रहे। अमेरिका कहां तक क्या करेगा इजराइल के लिए? देखिए मेरे ख्याल से अमेरिका में बड़ी अजीब सी स्थिति है। बात यमन वो हूतीज से नहीं निपट पा रहे हैं, इसमें हूतीज कितने आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी में, वॉरफेयर में, कि वो इस तरह की वॉरफेयर कंडक्ट कर रहे हैं। माना जाता था कि यमन के लोग बहादुर हैं, ग्राउंड की वॉर में सबसे मजबूत वो होते हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया को हरा दिया, ये कर, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी इतने आगे बढ़ जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि देखिए वहां अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में पहले जो ट्रंप ने अपॉइंट किए थे जो लोगों को अपॉइंट किया था जब वो जीता था, और शपथ ग्रहण के पहले 20 जनवरी के पहले, उसमें बहुत सारे प्रो इजरायलीज थे, उनको धीरे धीरे इसने निपटा दिया, हटा दिया। जो कुछ बच गए हैं, मार्क रूबियो और ये पीट हेजगेट वगैरह, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मार्क रूबियो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और तो ये लोग नापे जा रहे हैं। एक्चुअली ट्रंप ये देख रहा है कि उसकी जो लड़ाई डीप स्टेट से है, वो उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से अपने को डिस्टेंस कर रहा है। अब इसमें देखिए यमन के बारे में, इसके बारे में पीट हेजगेट और मार्को रूबियो, ये दोनों आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये इनको हटाया जाएगा। क्योंकि अब ये जो बैकलैश हुआ है, ये जो बदनामी पीट हेजगेट की हुई है, इसके बाद देखिए उसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस में उसके साथ उसको एक और चूक हो गई तो वो डिसमिस हो जाएगा, ये सीधी बात है। ट्रंप का आप देखिए पूरा जो नजरिया है, इजराइल को उसने मदद दी, 18 मार्च को जो सीज फायर का उल्लंघन किया, इजराइल ने उसका समर्थन किया, लेकिन 25 मार्च को जब नेतन्याहू ने बजट पास कर लिया, जिसकी वजह से 18 मार्च हुआ था, बजट पास करने के लिए तो हुआ था ना कि इतमार बिन गिविर को वापस नेतन्याहू अपनी सरकार में लाए, क्योंकि बजट के खिलाफ जो गोलबंदी हो गई थी, उसमें अगर बजट पास नहीं होता नेतन्याहू की सरकार गिर जाती। अभी तो उसके लिए जीने मरने का सवाल था। अब उसने इतमार बिन गिविर को बुलाया, इतमार बिन गिविर की शर्त थी कि युद्ध शुरू करो, ये तो शर्त थी ना युद्ध शुरू करो, उसने युद्ध शुरू किया। उसके बाद जब जैसे ही 25 तारीख होती है, बजट पास होता है, अमेरिका से बयान आ जाता है कि अब जो है इजराइल के पास उस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वॉर को कंटिन्यू करे। वो एक्सक्यूज गलत था, तुमने एक सरकार बचाने के लिए 1000 करीब इनोसेंट्स को मार दिया, अभी तक की जो आंकड़े हैं वो एक अलग सवाल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप जो है वो विटकॉफ को देखिए, अभी एक नया एनवॉय नेतन्याहू ने नॉमिनेट किया डर्मर करके, रॉन डर्मर, जो वहां बात कर रहा है स्टीव विटकॉफ से। और स्टीव विटकॉफ के जो बयान आए थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा था उन्होंने फिर वही कहा, हमास इज एन आइडिया, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमास के पास और भी उन्होंने बहुत सारी मतलब बातें कही कि भाई हमास को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि हम लोग जो सोचते थे कि हमास केवल मरने को तैयार वाले लड़ाके हैं, ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिकल फोर्स है।
अब ये वही बात है जो एडम बोलर ने कही थी, जिसके लिए उनको निकाल दिया गया था कि हमास के सर पे सींग नहीं है, लेकिन विटकॉफ वही कह रहा है तो उस पर इजराइल कुछ बोल नहीं पा रहा है। और अभी 25 तारीख को एक जो उसने बयान दिया, अमेरिका ने जो बयान दिया, ये सीधे सीधे इजराइल पे प्रेशर है। कल इजिप्ट का प्रपोजल आ गया सीज फायर का नया, जिसमें हर हफ्ते 5 लोगों को छोड़ने की बात है, और उसमें ये बात है कि अभी 59 होस्टेजेस हैं हमास के पास, जिसमें माना जाता है, अभी क्लियर नहीं है पिक्चर, 59 में से 24 जीवित हैं, ये माना जाता है। लेकिन बॉडीज जो हैं वो भी लौटाने का, जो बॉडीज लौटाने की प्रक्रिया वो भी महत्वपूर्ण होती है। वो भी किसी भी डील में उसको उतना ही महत्व दिया जाता है। जैसे पिछली बार आपने देखा बीबस फैमिली की जो महिला थी, उसके 2 बच्चे थे, उनके रिमेन्स लौटाए गए, हस्बैंड जिंदा था, उसको उस तरह से लौटाया गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इजिप्ट का जो प्रपोजल आया है कि हमास हर हफ्ते 5 इजरायली होस्टेजेस को रिलीज करे, और जब 2 बार कर दे 2 हफ्ते, और उसके बदले फिलिस्तीनी भी रिलीज होंगे, 2 हफ्ते ये हो जाए, उसके बाद तीसरे हफ्ते से इजराइल सेकेंड फेज की बातचीत शुरू कर दे। सेकेंड फेज मतलब परमानेंट सीज फायर और कंप्लीट विड्रॉ, उसकी बातचीत, जिस प्रपोजल को अमेरिका ने मान लिया। अब आप सोचिए, अमेरिका ने मान लिया जिसको, अभी नेतन्याहू की तरफ से फाइनल जवाब नहीं आया, लेकिन नेतन्याहू पे भी प्रेशर है, और जबरदस्त प्रेशर है कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को वो माने, क्योंकि अब उसके पास कोई बहाना नहीं है वॉर कंटिन्यू करने का। अच्छा, उधर होस्टेजेस जो हैं, जब ये बजट पे वोट हो रहा था, तो होस्टेजेस की जो फैमिलीज हैं वो पार्लियामेंट में घुस गई, वहां पर उन्होंने किया। पिछले दिनों एक मतलब इजराइल में जो इजराइल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर यार गोलान, उनको पुलिस ने पीट के गिरा दिया। तो यार लैपिड जो ऑपोजिशन लेबर पार्टी के हैं, उनके आप तेवर देख लीजिए। इजरायली डेमोन्स्ट्रेटर्स सड़क छोड़ नहीं रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद घर नहीं जा रहे हैं, वो वहीं टिक रहे हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन तेल अवीव में भी हो रहा है, जेरूसलम में जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, क्योंकि कैपिटल वहां शिफ्ट हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तेल अवीव में भी है, जेरूसलम में भी है। जेरूसलम ऑफिस को लोग लगातार घेरे हुए, आज मेरे ख्याल से 4था या 5वां दिन हो गया है। उसको मतलब पिकेटिंग जैसी हो गई, जैसे किसान आंदोलन में यहाँ हुआ था, पिकेटिंग जैसी हो गई। मतलब उतना बड़ा नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 हजार लोग हैं, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात है, 70 लाख की जहां पॉपुलेशन। तो 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो उसको घेरे हुए हैं। अब ऐसी पूरी सिचुएशन में, अच्छा उधर क्या है, यमन मार रहा है, हमास ने फायरिंग शुरू कर दी है रॉकेट्स की गाजा एनवेलप में। और सबसे बड़ी बात यह है काज़मी साहब की, आप इस सिचुएशन को देखिए कि गाजा में ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पा रहा है नेतन्याहू। गाजा में जो हालत है वो ये है कि इजराइल की सेना अंदर से टूट रही है, और ये बात 10 लोग कह चुके हैं। जो नेतन्याहू ने सोचा था 18 मार्च के बाद हमको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा हुआ नहीं। सपोर्ट उसको केवल बेन गिवर का मिला, उसकी सरकार बच गई। अब इलेक्शन 2026 तक ये टल गया है। मतलब ये था कि तुरंत भी हो सकता है इलेक्शन, लेकिन बजट पास हो गया, अब 2026 में होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो पूर्व आईडीएफ चीफ्स के, जो शिन बेत वाला मामला देखिए, फंसा हुआ है। पिछली बार हम लोग ने बात की फंसा हुआ था, अभी बात कर रहे हैं फंसा हुआ है। उसमें यहां तक बात आ गई है सिविल वॉर की बात इजराइल में। मैं नहीं कह रहा हूं, इसको 10 इजरायली अधिकारी कह चुके हैं कि सिविल वॉर जैसी स्थितियां बन गई हैं, और नेतन्याहू उसने काउंटर किया है कि नो, देयर विल बी नो सिविल वॉर एंड शिन बेत चीफ विल लिसन टू मी। बट शिन बेत चीफ इज नॉट लिसनिंग टू हिम, दैट इज द प्रॉब्लम। वो रिजाइन नहीं कर रहा। 10 अप्रैल को, अच्छा, कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अब नेतन्याहू के सामने एक ही चाह रहा है कि वो कोर्ट को के सीधे अवहेलना करे, क्योंकि वो बच रहा है करने को उसके। क्योंकि अभी 2 दिन पहले सारा नेतन्याहू, उसकी वाइफ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाई गई, जिसमें उनके ऊपर आरोप है कि जो नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उसमें विटनेसेस को इन्होंने इंटिमिडेट किया। इसके लिए उनकी घंटों पूछताछ हुई। अब आप ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, ये इजराइल में, अच्छा जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे ये हो रहा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी आर्टिकल आया एक हिब्रू न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर। उसने कहा कि भाई जो जमीन पे आईडीएफ के जो कमांडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमको अगर एक ब्रिगेड को कमांड करने के लिए 10 ऑफिसर चाहिए, हमारे पास 5 हैं। 50% मिसिंग, वो लोग लौटे ही नहीं। जो रिजर्विस्ट हैं, मतलब
आज इजराइल की आर्मी, रेगुलर आर्मी 70-80 हजार है, बाकी तो रिजर्विस्ट हैं, 1-2 लाख तो मतलब बुलाए जाते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं, ये लड़ाई के समय बुलाए जाते हैं। तो वो कह रहा था कि पहले जो शुरुआत, जो लड़ाई की शुरुआत थी, उसमें जो रिस्पॉन्स था ये रिजर्विस्ट का 90% था 8 अक्टूबर मतलब 7 अक्टूबर के बाद। आज वो जाके 30% रह गया, 30%, 70% की गिरावट आई। और रिजर्विस्ट कह रहे हैं कि हम अपनी किसी के बच्चा हुआ है, किसी का, क्योंकि वहां इजरायली सेना में भी होते हैं, पढ़ते भी हैं, किसी को अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, किसी को बाहर जाना है, क्योंकि उनके बाहर भाई अजीब तरह का इजराइल देश है ना, लोग यहाँ काम करते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप है, बाहर भी काम करते हैं, फिर आ जाते हैं लड़ने, फिर बाहर चले जाते, तो वो सारी स्थिति एक मतलब इनका, इसीलिए गाजा पे ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो पा रहा है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, क्योंकि नेत्जरिम कॉरिडोर उन्होंने खाली कर दिया था, फिर कहा कि नेत्जरिम कॉरिडोर पर हमने कब्जा कर लिया है। कहाँ कब्जा किया है? पीछे झूठ बात है। नेत्जरिम कॉरिडोर तुम जाते हो और लौट आते हो, जाते हो और लौट आते हो। पहले तो यानी जो मैं अब तक समझाऊं वो ये कि नेतन्याहू हर तरफ से घिरे हुए हैं। शिन बेट वाला मसला हो, चाहे जो फैमिलीज हैं उनकी कैप्टिव्स की, उनकी तरफ से धरना हो, या अपोजिशन लीडर्स हों, हत्ता के ट्रंप भी उनकी पूरी बात उस तरह से नहीं मान रहे जैसा वो चाहते हैं, तो वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। इस बीच में आपने ये भी कहा कि इजिप्ट का प्रपोजल मान लिया गया है किसी हद तक। इजिप्ट ने जो हर हफ्ते 5-5 कैदी छोड़ेंगे हमास, यानी हमास अपनी कंडीशंस मनवाने में अब भी किसी हद तक कामयाब है। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये फिर हमास के खिलाफ जो प्रोटेस्ट की रिपोर्टें आ रही हैं वो क्या कुछ है, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये अब तकरीबन 17 महीने के बाद पहला मौका है जब ऐसी कोई खबर आई है, कि पहले भी प्लांट करने की कोशिश की गई है कुछ खबरें कि हमास के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, ये क्या चीज है? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है कि हमास ने एक बड़ा एस्पोनाज रिंग डिस्कवर किया है, जो इजराइल के लिए फिलिस्तीनी जासूसी कर रहे थे। अच्छा, आप ये तो जानते हैं, ये तो होता रहता है, ईरान ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो 17 महीने लड़ाई चली है, ईरान के लिए काम करते कितने जूस पकड़े गए, जो इजराइल ने खुद पकड़े, उनकी संख्या कितनी, 40 करीब, 40, कितने सारे, और वो अलग अलग तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं जो पकड़े गए हैं बकायदा। एक ने तो डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के डिजाइन पास कर दिए इजराइल को, बकायदा मतलब सॉरी ईरान को, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के डिजाइन उसने पास किए ईरान को। तो ये एक, तो उधर जो है इजराइल भी हमास के उसमें लगा रहता है। हमास ने जब ये टाइम मिला हमास को सीज फायर के बाद, तो इसने अपनी इंक्वायरी की और उसमें कई कोलैबोरेटर्स को पकड़ा। उन कोलैबोरेटर्स का एग्जीक्यूशन हुआ। वहां पर हमास के रेवोल्यूशनरी कोर्ट बैठे, क्रांतिकारी उनके कोर्ट बैठे, उन्होंने सेंटेंस सुनाया और उनका एग्जीक्यूशन हुआ। उसके बाद ये हुआ है। तो वहां देखिए, ये जो फतेह है, फतेह का देखिए, फतेह का ऐसा तो है नहीं कि अगर गाजा में 20 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग फतेह के नहीं है, ऐसा तो है नहीं। उसमें तो ये उतने तो रहेंगे। वेस्ट बैंक में कुछ ज्यादा है। वेस्ट बैंक में तो वो लोग बकायदा इजराइल का साथ दे रहे हैं लगातार, और वहां पर ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि रेजिस्टेंस फाइटर्स को उठा के ले जाते हैं। इजराइल की तरह ही पैलेस्टीन अथॉरिटी टॉर्चर करती है, वो टॉर्चर में कोई फर्क नहीं है। तो इतनी हॉस्टिलिटी है। तो अब ये जो प्रदर्शन हुए हैं, सवाल ये है कि कितनी इनकी संख्या है, कितने लोग जमा हुए थे। जो लोग जमा हुए थे उसमें आधे से ज्यादा, जो मेरी खबर है, वो तो ऐसे थे जो जिनको पता ही नहीं था कि इस मुद्दे पे हो रहा है। वो लोग ऐसे ही चले गए थे कि भाई कुछ कोई फिलिस्तीनी वहां के जो लोकल फतेह के लोग हैं उन लोगों ने बुलाया। उसके बाद जो बैकलैश लेकिन हुआ है वो ये हुआ है कि जो गाजा में जो सिविल सोसाइटी है, और गाजा की सिविल सोसाइटी हमारी जैसी सिविल सोसाइटी नहीं है। वहां की सिविल सोसाइटी का मतलब जो ट्राइबल चीफ्स हैं, जो पॉलिटिकल नहीं है, जो किसी हमास या फतेह के साथ नहीं है, उनका बाकायदा एक क्लैंस और ट्राइबल काउंसिल है। तो वो ट्राइब और ये जो ट्राइब और क्लैन काउंसिल है, उसने लगातार 2 दिन से बयान दिया कि हम हमास के साथ हैं, हम रेजिस्टेंस के साथ हैं। हमास ने कहा अच्छा, हम इसके खिलाफ हमास कोई काउंटर डिमॉन्स्ट्रेशन करे, ये कर सकते, वो भी हो सकता है, लेकिन हमास अभी उसमें नहीं पड़ना चाहता है। हमास इसको एक डिस्ट्रैक्शन समझता है कि मेन मुद्दे से ध्यान
भटकाने की ये कोशिश है, और उसने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने इजरायली मीडिया ने ज्यादा तवज्जो दी। इजरायली मीडिया तो ऑफकोर्स करेगा। इजरायली मीडिया ने न सिर्फ कवरेज की है, बल्कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि और ज्यादा आवाज उठाओ हमास के खिलाफ, गाजा के लोगों को अपील की। अच्छा, इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस न्यूज आती है, वो गालिबन हमास की है। वो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है गाजा से, उसमें यह बताया गया कि इस जंगबंदी के दौरान इजराइल ने अपने खुफिया कामों के लिए कुछ लोगों को, फिलिस्तीनियों को अंदर भेजा गाजा में, और उसके बाद उन्होंने गाजा के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी लोकेशंस वगैरह इजराइल को शेयर की, जिसके नतीजे में ये जो अब पिछले एक हफ्ते में कई आखिर में अभी उनके एक स्पोक्स पर्सन कनू को भी मार दिया गया। तो ये इस तरह से वो असैसिनेशन में उन्होंने मदद की जो इस जंगबंदी के दौरान अंदर गए, और वही लोग हैं जो इजराइल के भेजे हुए हैं, वही वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस किस्म की मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जो रेजिस्टेंस न्यूज से आई है जी। वही, अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल, वहां से शुरू करते, इजराइल कार्ड्स जो कह रहे हैं कि विद्रोह करो, आप बताइए लेबनान में भी तो विद्रोह होने वाला था, क्या उसका क्या हुआ? जो अमेरिका, जब ट्रंप ने शपथ नहीं ली थी उसके पहले, वो जो महिला एनवॉय थी अमेरिका की महिला, उन्होंने कहा था कि विद्रोह करो हिजबुल्लाह के खिलाफ। तब से हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह कितने महीनों से चल रहा है। और मैं उसका रिजल्ट बता दूं कि जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर है नवाब सलाम, जो नए जो हैं, उनका कल बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि देखो, जो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि देखिए लेबनान में बड़ा जबरदस्त इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। यूएस इस चीज को पकड़ रहा था, वही पुरानी लाइन कि 30% शिया उनको अलग करो, सुन्नी और क्रिश्चियन जो हैं ये मिलके इनको खड़ा करो, लेबनी स्टेट की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो। हिजबुल्लाह नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन जोसेफ आउन भी उस चक्कर में नहीं आए, और नवाब सलाम तो अब एग्रेसिव हो गए। इजराइल को उन्होंने कहा है कि इजराइल इज द रियल एनिमी। इजराइल के साथ किसी भी तरह के नॉर्मलाइजेशन की बात, या जो लोग इजराइल से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ किसी एक्शन की बात, ये लेबनीज इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब ये स्थिति आ गई है लेबनान में। आप देखिए ना, जहां जो प्रचार है उसके विपरीत सब कुछ हो रहा है। गाजा में भी आप देखिए, गाजा में भी देखिए, वो जितने लोग थे जिन्होंने इजराइल को जानकारी पहुंचाई, वो कभी खत्म नहीं होंगे, फिफ्थ कॉलम में हमेशा रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी 30 से 40 ज्यूज पकड़े गए ईरान के लिए स्पाइंग करते हुए, तो और भी तो होंगे ना बहुत सारे जो। तो इजराइल के पास भी अभी फिलिस्तीन में बहुत ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी, लेकिन हमास ने उनको चिन्हित करके जो पनिश किया, उसमें से कई एग्जीक्यूशंस हुए हैं। हमास ने एग्जीक्यूट किया है वहां बकायदा, दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड एज ट्रेटर्स, यानी फांसी दे दी गई उनको सजाए मौत दे दी गई जी। सजाए मौत उनको दी गई है, और वो सजाए मौत कैरी हो गई, मतलब कैरी आउट हो गई। अब उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो ये मुझे एक बहुत बचकानी हरकतें लगती हैं जो अमेरिका इजराइल हमेशा करता है, लेकिन वो कभी सक्सीड नहीं होता। असल में उसको हैंगओवर है इराक का, उसको हैंगओवर है कुछ और जगह का, जब उसने जहां पर अरब स्प्रिंग करा दिया था, और वो समझते। लेकिन अरब स्प्रिंग इसलिए नहीं हुआ था कि जब इजराइल या अमेरिका के किसी लीडर ने कहा था कि विद्रोह करो। वो ठीक है, उसमें सीआईए का हाथ था, सीआईए का पैसा था, यूएसएडी का पैसा था, वो जो कि अब अभी सामने आ रहा है सब। लेकिन उसमें फिर भी ऐसा नहीं था कि किसी मतलब इजरायली लीडर ने या अमेरिकन लीडर ने कहा विद्रोह करो। ये जब दुश्मन देश के लोग कहते हैं विद्रोह करो, पाकिस्तान का अगर कोई आप बताइए प्रेसिडेंट बोल दे इंडिया में विद्रोह करो, तो उसका कोई मतलब है? उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? नहीं लिया जाना चाहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये देखिए, ये जो बातें हैं इजराइल कार्ड्स की, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई जमीनी आधार नहीं, इसमें जमीनी आधार नहीं है हमास के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं सीरिया की तरफ। सीरिया से जो ताजा खबरें दो हैं बहुत ही अहम। एक तो ये कि कुछ यूरोपीय मुल्कों ने कहा है कि आप जो कुछ ये कर रहे हो अलावाइट्स के साथ, और इसको कंट्रोल करो, नहीं तो हम आपके बिल्कुल साथ नहीं है। एक और खबर आई है कि सीरिया की इस एचटीएस सरकार ने पाल्मिरा एयरपोर्ट तुर्की को दे दिया है। यानी पाल्मिरा तुर्की के बॉर्डर के आसपास के इलाके में नहीं है, एलेप्पो या इदलिब या उसके आसपास नहीं है, बिल्कुल सेंटर में पाल्मिरा। मैं जा चुका हूं सीरिया कई बार।
तो वो तुर्की को दे दिया है। तो ये कैसा हुक्मरान है, कैसी हुकूमत है कि पूरे मुल्क को बांट रहा है, बिल्कुल तकसीम कर रहा है कि जो जिसको चाहिए ले जाओ। इजराइल ने बहुत कुछ कब्जा कर लिया, तुर्की भी ले जाए। बाकायदा एक नक्शा भी आ गया इस बीच में, नक्शा जिसमें अलेक्जेंड्रेटा को तुर्की का हिस्सा बता दिया, गोलान को इजराइल का हिस्सा बता दिया। अब ये पालमिरा जो बिल्कुल सेंटर में तकरीबन है वो तुर्की को दे दिया। ये क्या, कहां तक जाएगा? ये देखिए बहुत दूर तक जाएगा। टर्की में जो देखिए अभी जो सीरिया की सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी है कि वो हर दिन बदल रही। इजराइल इसका लेकिन मोटा मोटी समझिए, इजराइल, अमेरिका और टर्की ने मिलकर सत्ता परिवर्तन कराया, असद चला गया, एचटीएस आ गया। अब उसके बाद जो अब लड़ाई इजराइल और टर्की में हो गई है, क्योंकि टर्की नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया को और कुर्दों के इलाकों को वहां पर कंट्रोल करते हुए अजरबैजान से लिंक करना चाहता है, और उसकी जो ग्रेटर ऑटोमन एम्पायर की जो उसकी अपना विजन है। इजराइल की ग्रेटर इजराइल की बात है, जिसमें वो डेविड्स कॉरिडोर बनाना चाहता है। हिजबुल्ला मतलब ये लेबनान से लेके और सीरिया तक वो डेविड्स कॉरिडोर एक बनाना चाहता है, जिसमें इजराइल और लेबनान और सीरिया के बॉर्डर इलाकों को मिला के वो एक तरह से उनको एनेक्स कर ये इजराइल करेगा। अब इस पूरी परिस्थितियों में अब जब और इजराइल और टर्की में रिश्ते खराब हो गए हैं। अभी देखिए टर्की में जन आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें वो जो इस्तांबुल के मेयर इमामोगलू, उनको अरेस्ट किया। उसके बाद प्रदर्शन हो रहे हैं। वो प्रदर्शन भी अजीब है, उनमें कई में प्रो फिलिस्तीनी नारे लगे हैं, लेकिन ये भी संभावना है कि उसको इजराइल अमेरिका हवा दे रहा है एर्दोगन को प्रेशर में डालने की। ईरान उसमें नहीं कर रहा है कुछ, ईरान तो अभी उसमें बिल्कुल न्यूट्रल है और वो तो टर्की के साथ दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं इनका और बड़े भयंकर हो, मतलब उसमें तो कई जगह जबरदस्त क्लैशेस हुए, और ये पहली बार है, मतलब बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है जब एर्दोगन के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट हुए। और उसमें ये कंफर्म्ड है, मैंने वीडियोस देखे जिसमें प्रो फिलिस्तीन नारे लगे हैं और एर्दोगन को गद्दार कहा गया है, क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि एर्दोगन ने कहा था कि जो टर्किश जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको हम बंद करेंगे, इजराइल को जाते हैं टर्किश एक्सपोर्ट्स। लेकिन अभी खबर आई है कि कम हुआ है, लेकिन अभी भी करीब मतलब पहले से अगर मान लीजिए 40% कम हुआ है, 60% अभी भी जारी, और जिसमें हर तरीके के बहुत सारे मतलब बेसिक आइटम्स है, शुगर केन है, ग्रेन्स हैं, कुछ ऑटो पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें देखिए सीरिया को ही लोग चाहते हैं बांटना विभिन्न लाइंस पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और चीज और एचटीएस भी इसमें तैयार है। अलावाइट्स का जो मैसाकर हुआ है उसमें संख्या आप 10,000 के ऊपर लोग बता रहे हैं। अलावाइट्स कई जगह उनको रिट्रीट करना पड़ा है, लेकिन उधर इराकी रेजिस्टेंस है, उसने अपने यहाँ एचटीएस जैसी फोर्सेस को पनपने नहीं दिया है। बॉर्डर पे इराक सीरिया के वो लोग मौजूद हैं जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स है, जो कि प्रो इरानियन जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। अब जो सबसे बड़ी बात, इजराइल ने जो पिछले दिनों दारा में बमबारी, जिसमें 5 लोग मारे गए, 5 युवक मारे गए, और खबर ये आ रही है कि उन युवकों के हाथों में हथियार भी था, यानी एक आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हुआ है इजराइल। अब वो ये जो 5 मारे गए वो उस आर्म्ड कन्फ्रंटेशन वाले थे, उसके इनके मारे जाने के पहले कन्फ्रंटेशन हुआ या बाद में, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन कन्फ्रंटेशन की बात इजराइल ने भी स्वीकारी है, गोली चली है वहां दारा। यानी तकरीबन वो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस एंटी एचटीएस एंटी इजराइल जो खड़ी हो रही हैं, जिनमें कोनेत्रा के आसपास भी इजराइल ने हमला किया था, तकरीबन वो फोर्सेस होने के इम्कान है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वो हो गई है। वो देखिए एक रेजिस्टेंस फोर्स वो है जो उधर कोस्टल एरिया में एचटीएस से लड़ रही है, और कत्लेआम जहां हुआ है वहां भी अभी भी वो है, वो जबले वगैरह में पूरे वो इडलिब में और इन सारी जगहों पे वो है। और फिर देखिए कि आप लाताकिया वगैरह, जिसे लजाकिया कहा जाता है, अभी देखिए ये जो दोहा में हुआ है, दोहा में जो 5 जो युवा शहीद हुए उनका फ्यूनरल में देख रहा था, तो उसमें उसके फादर ने, एक लड़के के फादर ने कहा कि हम चाहे शहीद हो जाएं, और उसने डॉग वर्ड यूज किया कि दीज इजरायली डॉग्स विल बी चेस्ड अवे, वी विल नेवर गिव आवर कंट्री टू दिस इजरायली डॉग्स। तो इजराइल
के खिलाफ ये जो संगठन, दोहा में क्या हुआ? दोहा में ये जो कोया अच्छा, दोहा नहीं, हाँ, जो दारा में कोया गांव है, यहाँ के हाँ, 5 मारे गए जी, इजरायली हाँ, स्ट्राइक मारे। जी, उनके फादर ने कसम खाई, हाँ, उनके फादर ने कसम खाई, और पूरा उसका वीडियो मौजूद है, वो कई वायरल है पूरा। पहली बार किसी सीरियन सिविलियन ने इस तरह की बात की, जो रेजिस्टेंस फोर्स का कोई हिस्सा नहीं है, जो दिख रहा है कि एक आम बाप है। उसने कहा कि इजरायली डॉग्स को बाहर निकालना हमारा ये कर्तव्य है, चाहे हम शहीद हो जाए। सीरिया में भी देखिए, जो सुन्नी है सीरिया का, वो भी एक जाबाज है, वो भी लड़ता आया है, और वो रेजिस्टेंस का सपोर्टर रहा है, जो फिलिस्तीन रेजिस्टेंस है। और उसको भटका के, डिवाइड करके एचटीएस सत्ता में आ गया। अब लेकिन जो पूरा बैकलैश हो रहा है, देखिए आपने कहा पामिरिया, अब पामिरिया जो है वो जो जुलानी की लाइन है कि वो मर्सेंडरी है, उसकी मेंटालिटी, वो कोई किसी कॉज के तहत तो वो लड़ा नहीं है। वो तो एक था दौर कि भाई अमेरिका फाइनेंस कर रहा था, कई लोग वहां लड़ने पहुंच गए और उनको वो सब खा, तो वो अपना, जैसे वॉरलॉर्ड्स होते हैं, वॉरलॉर्ड्स का कमिटमेंट किसी कॉज से नहीं होता है, टेरिटरी से होता है। तो वो टेरिटरी अपनी चाहे डमस्कस बना ले, कुछ बना ले, बाकी चला जाए। अब वो दोनों से डील करता है। वो जानता है इस बात को कि टर्की और इजराइल में झगड़ा है, तो इजराइल से भी डील कर रहा है कि तुम ये ले लो, टर्की से भी डील कर रहा है तुम ये ले लो। और उधर आईसिस की फोर्सेस एक्टिव हैं, वो भी उन्होंने भी मरना, उनकी एचटीएस से ये गोलाबारी हुई है, लेकिन अब उसमें एक चक्कर ये है कि कई एचटीएस के लोग आईसिस के भी निकलते हैं। तो वो पूरी एक जो, अच्छा, उसमें मुझे लग रहा है कि अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका कुर्दों के सवाल पे बड़ा सेंसिटिव है, कुर्दों ने अभी एचटीएस के साथ समझौता किया था, लेकिन वो समझौता 2 दिन में टूट गया। 2 दिन में वो टूट गया कि कोई मतलब देर जोर एरिया, मतलब वो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो सीरिया है, रोजोवा वगैरह, वहां पर एक एसडीएफ की मान्यता होगी, एसडीएफ नेशनल सीरियन आर्मी में शामिल होगा, वो पूरा समझौता ही टूट गया है। अमेरिका वहां पर क्या करे, वो ट्रंप कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने कह चुका है सीरिया से हम अमेरिकन ट्रूप्स हटाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स तुम हटाओगे कैसे जब वहां टेरिटरी ग्रैब हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो मैं समझा, एक चीज जो मुझे समझ में आ रही, एक चीज और, जो रशियंस ने हजारों एलेवाइट्स को अपने हिमम बेस में शरण दी हुई है, जो वही लटकिया में है, हजारों, मतलब 5-7 लोग कहते हैं 10,000 के ऊपर। आपने सीन्स देखे होंगे पूरे के पूरे टेंट, और उसमें कम से कम मतलब सैकड़ों, एक नहीं और वाकई सैकड़ों, 100 के ऊपर अटेम्प्ट हो चुके हैं एचटीएस द्वारा कि वो उस बेस में प्रवेश करे, लेकिन उसमें सफलता उसको नहीं मिल रही है। वो चाहता है लोग बाहर आए, फिर ये उन्होंने फैलाया कि अब सब सेफ है, अब सब सही है, बाहर आ जाओ। तब भी अलावाइट्स ने कहा कि नहीं, ये झांसा है, हम बाहर नहीं जाएंगे। और रशिया के लोग भी जो हैं कमिटेड हैं कि नहीं, इन लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये देखिए सिचुएशन सीरिया की है। अच्छा, जो मैं समझा हूं, जो कुछ तुर्की में हो रहा है, जो इस्तांबुल के मेयर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, और बाद में अपोजिशन ने उन्हीं को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया गया है, जो इसका मतलब सीधे सीधे अर्दगान के खिलाफ एक सेंटिमेंट है जो सड़कों पर वहां नजर आ रहा है। क्या इसका सीधा ताल्लुक सीरिया में होने वाले वाकयात और इजराइल और तुर्की का टकराव, जिसमें अर्दगान इजराइल के मुकाबिल आ रहे हैं, अगर इसे समझा जाए, क्योंकि वो बात जरा हलक से उतरती नहीं है कि अर्दगान अमेरिका या इजराइल के खिलाफ कोई काम कर सकता हो, लेकिन हो सकता है अपनी टेरिटोरियल जो लालच जो होता है उसके तहत वो कर रहा हो। तो क्या सीधे सीधे अब इजराइल और अमेरिका को अर्दगान हुकूमत में नहीं चाहिए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या कुछ है? देखिए, अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि अर्दोगन हुकूमत भी नहीं चाहिए। अभी वो अर्दोगन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अर्दोगन जो है वो सीरिया में लैंड ग्रैबिंग लिमिटेड रखे, इतना नहीं हो जाए कि वो सेंट्रल सीरिया तक बढ़ जाए, जैसा आपने कहा कि पामिरिया वगैरह में घुस जाए। ये अमेरिका इजराइल नहीं चाहते। तो संभावना है कि ये जो प्रदर्शन है उन लोगों ने इसको मतलब इनिशिएट किया, लेकिन ये जो प्रदर्शन है, मेरा मानना है
कि ये केवल इनको एक उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि इनिशिएट किया है या इजराइल अमेरिका के पिट्टू, क्योंकि वहां एक रियल प्रॉब्लम भी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कि सीरिया, जो कि मॉडर्न टर्की के फाउंडर्स हैं, ये उसका आदमी है, वो ऑपोजिशन में है इस समय, और एर्दोगन की पार्टी जो है वो पावर में। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये कैंडिडेट इसको डिक्लेयर किया है इमामोग्लू को, जो वहां का इस्तांबुल का मेयर है, अब उसको लेके एक ऑलरेडी एक कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है टर्की में जो एंटी एर्दोगन है, तो वो अपना प्रदर्शन कर रही है और वो इसकी कमजोरियों को हाईलाइट कर रही है। अब वो अमेरिका और इजराइल का हिस्सा है ऐसा भी नहीं कह सकते हम, एर्दोगन अमेरिका इजराइल का हिस्सा है ऐसा भी नहीं कह सकते। वो मेरे ख्याल से एक जो टर्की का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक लंबे समय से चल रहा है, जिसको एर्दोगन ढके हुए था, वो खुल के सामने आया है। और एर्दोगन की जो ये नीति थी कि हम फिलिस्तीन के साथ रहें लेकिन इजराइल को मदद करते रहें, मतलब ट्रेड जारी रखें, उस मामले में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो टर्किश कंपनीज हैं उनको, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो एर्दोगन की लाइन थी ये पिट गई, ये एक्सपोज हो गई। ये सबसे बड़ी चीज इससे हुई है। ये बहुत ही ये जंग कई मामलात में बड़ी डिसाइसिव साबित हुई साहब। बहुत लोगों के चेहरों से पर्दे हटे। खुद अमेरिका खुद अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता था। बहुत से यूरोपीय मुल्क अपने आप को दिखावे के लिए कुछ और करते थे, अंदर से कुछ और करते थे, लेकिन सबके चेहरे एक्सपोज हो गए। और इधर अरब हुकूमतों का भी हाल बहुत ही बुरा नजर आ रहा है। बुरा इसलिए कि लोगों के सामने उनके चेहरे बिल्कुल साफ हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो कोई कंक्लूजन में कुछ अगर आप कुछ कहना चाहें कि इस वक्त आप कुल मिलाकर के हालात किस तरफ जाते हुए देख? देखिए, गाजा में तो सीजफायर की तरफ हालात जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल नेतन्याहू कोई एक और एडवेंचर करे, क्योंकि नेतन्याहू अभी सिक्योर हो गया 2026 के लिए, फिर भी वो कुछ कर सकता है। मतलब बट सवाल ये है कि हम तो चाहते हैं कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करे दोबारा, क्योंकि इससे बड़ी मूर्खता और कुछ होगी नहीं। और दोबारा ग्राउंड इन्वेजन करके वो क्लैरिटी हो जाएगी इजराइल को भी कि वो हमास से लड़ नहीं सकती है। अच्छा, दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सीजफायर अगर होता है, जो कि जिसकी संभावना बढ़ रही है, तो उसके बाद अमेरिका और हमास की और नजदीकी आने वाली, मतलब होने वाली है, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो इनिशियली बातचीत एडम बोलर ने शुरू की थी वो विटकॉफ आगे बढ़ाएगा। इसके जो परिणाम होंगे वो इजराइल के लिए और पूरे इसके लिए बहुत जबरदस्त होने जा रहे हैं। दूसरी बात, सीरिया में जो रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, और ये रेजिस्टेंस जो कोस्टल रेजिस्टेंस है उसके साथ टाई अप भी करेगा, जो कुनेत्रा से लेकर दारा में पैदा हो गया। ये वहां के फिलिस्तीनी हैं, खासतौर पे हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लोग, या सीरियन अरब्स भी उसमें हैं, मतलब सुन्नी पॉपुलेशन है। ये बेसिकली सुन्नीज हैं जो इजराइल के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं सीरिया में। तो ये देखिए, आने वाले दिनों में वेस्ट बैंक में जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो कमजोर करने की कोशिश थी बहुत सारों से, 18 मार्च को जो हमला किया नेतन्याहू ने, उसने सोचा था कोलैप्स हो जाएगा हमास, वैसा कुछ हुआ नहीं। और फिर वही बात आ गई है कि चीजें जो हमास ने कही कि जो चीजें तुम जंग में नहीं पा पाते हो वो तुम चाहते हो प्रेशर से पाओ, स्टार्व करके पाओ, इतने दिन से तुमने ब्लॉकेड रोकी। फिर उल्टा, जो चीज तुम ब्लॉकेड और इस तरह के मीन से नहीं पा पाते हो वो तुम चाहते हो वॉर से पाओ, फिर तुम वॉर से नहीं पा पाते हो। ये देखिए पूरी जो सिचुएशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने दो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग कही, और उस तरफ मैं समझता हूं शायद ट्रंप के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग ख्याल हैं और उन्हें समझना भी जरा मुश्किल काम है। कुछ लोग जुआरी के तौर पे कहते हैं, और जुआरी बड़ी बड़ी बात करता है फिर डील कर लेता है। खैर, अभी जो आपकी बात से निकल के आई, एक तो ये कि वो हो सकता है अगर जंगबंदी होगी तो अमेरिका की हमास से नजदीकी बढ़े। आपने एक बात और कही कि हूथियों के साथ भी जंग से ट्रंप मुतमईन नहीं है, उसे वो फेयर वार नहीं कहते। इसका मतलब ट्रंप के अंदर कहीं ना कहीं रियलिज्म की तरफ कोई सोच बन रही है, जिसमें वो हमास को भी एक्सेप्ट करेंगे और जिसमें वो हूथियों को भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो इरान और ईरान को जो धमकियां दे रहे हैं वो भी बेकार साबित होगी, वो बेकार साबित हो गई हैं। लेकिन उनका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रंप का इंटरेस्ट इस समय वॉर में है ही नहीं। देखिए, वो तो
अलग अलग जो लॉबीज हैं उनके प्रेशर में कभी बोल देता है कुछ, कभी कुछ कर देता है। अब देखिए, अब एक खबर आज आई कि इजराइल पक्का ईरान पे स्ट्राइक करेगा। अब ये खबर हम कम से कम इसके 7 अक्टूबर के पहले से सुन रहे हैं, 2020 से, कि कभी भी इजराइल ईरान पे स्ट्राइक करेगा। अब अमेरिका कन्विंस नहीं है कि ईरान पे स्ट्राइक करो, क्योंकि वो सब ईरान ने 2 दिन पहले अपना एक और अंडरग्राउंड एक तरह से छावनी वो दिखाई है, और उनके जिम्मेदारों का कहना यह है कि अगर हर हफ्ते हम एक अंडरग्राउंड सिटी हम दिखाएं, मेगा सिटी जो छावनी है, तो 2 साल लगेंगे कम से कम, हमारे पास इतना सब कुछ है। तो वो उससे भी ट्रंप पंगा ले नहीं सकते, ऐसा अंदाज है। यानी दुनिया बदलने जा रही है। अमेरिका ट्रंप के तहत हमास के भी नजदीक जा सकता है, हूथियों के भी नजदीक जा सकता है, और ईरान के साथ तो वो डील के लिए उन्होंने टाइमलाइन भी कह दी कि 2 महीने के अंदर अंदर समझौता कर लें। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी तब्दीली का वो इशारा दे रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें समय दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताऊं कि अमरीश मिश्रा जी का जो चैनल है और उनका टेलीग्राम चैनल, दोनों लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। उसके जरिए आप उन तक पहुंचे और उनके वीडियोस वगैरह देखें। कुछ वीडियोस जो यूट्यूब नहीं चलाता, वो वीडियो आप टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, तो आप तक बहुत कुछ पहुंच जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।